इलाकों को लोग हाशिए पर मानकर नजरअंदाज किया करते हैं, उसी पूर्वोत्तर से सबसे मुखर आवाज बन गए हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा। हेमंता इस तरह के नेता हैं जो बेबाकी और दो टूक बयानबाजी से विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा देते हैं, और जब जब सनातन पर कोई भी बयान देता है तो उसका प्रतिकूल जवाब हिमंता की ओर से आता है। हेमंता जी, आईटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न हेमंता जी जो महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार। आप कहते हैं कि शादी रुकवानी है तो बीजेपी एनडीए जो है 400 पार। इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें 400 सीट दीजिए। विपक्ष ने बोला कि प्रधानमंत्री को 400 सीट क्यों चाहिए, संविधान बदलना है। लेकिन मैं विपक्ष को बोलना चाहता हूं कि जो भी काम हमें करना है वो संविधान में ही लिखा हुआ है। जैसे शादी रुकवाना है, मतलब हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, यह संविधान का मैंडेट है। भारत का संविधान हमें मैंडेट देता है कि देश में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। मोटा तौर से मैं यही बात करता हूं कि मोदी जी जो करना चाहते हैं यह संविधान का अनुसार है, लेकिन कुछ कामें करने के लिए मोदी जी को ताकत चाहिए पार्लियामेंट का अंदर। जब 400 सीट आपको मिलेगा, काशी भी हल होगा, मथुरा भी हल होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, पीओके का तरफ भी अपना रुख शुरू होगा और भारत को आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनाएगा। तो ये मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए, ये जो डिबेट कांग्रेस ने खड़ा किया उसमें मेरे से ये जवाब आया। हिमंता जी, एक तरफ आप मुस्लिमों को जो है निकाह रोकने वाला बयान देते हैं, तो दूसरी तरफ अवैध मदरसों पर ताला लगा देते हैं। लोग अब अवैध मदरसों पर पाबंदी के लिए असम की मिसाल देने लगे हैं। आखिर आपको ये ख्याल क्यों आया कि मदरसों की मौजूदा व्यवस्था एक बड़ा खतरा है और इन्हें बंद किया जाना चाहिए? देखिए, मदरसा व्यवस्था सरकार और तंत्र के लिए खराब है, ये डिबेट में मैं नहीं जाता हूँ। बिकॉज मैं सबको जनरलाइज करना नहीं चाहता हूँ कि हर मदरसा में कुछ गड़बड़ी ही होते हैं। ये एक स्वीपिंग कंक्लूजन है। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि मदरसा मुसलमान बच्चों का भविष्य खराब कर देते हैं। आपका जब बचपन में 5 साल, 6 साल, 7 साल में आपको जब मदरसा में डाले जाते हैं, बच्चा को मालूम नहीं होते हैं कि मुझको मेरा पिताजी ने कहाँ डाले हैं। 16 साल जब होते हैं तब आपको धीरे धीरे लगने लगते हैं कि मैं जो स्कूल में पढ़ रहा हूँ यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता हूँ, यहाँ से मैं खाली मुल्ला ही बन सकता हूँ। लड़का डिवास्टेटेड हो जाते हैं। वहाँ से ही उनको मेन स्ट्रीम में वो हटना शुरू हो जाते हैं। उनका डिसएसोसिएशन और डीलिंग मेन स्ट्रीम सोसाइटी से शुरू होते हैं। और जब एक व्यक्ति सोसाइटी का मुख्य धारा में नहीं होता है, उनका सोच कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि भारत जैसा एक धर्मनिरपेक्ष सोसाइटी के लिए और भारत जैसा एक बहुमुखी देश के लिए मदरसा शिक्षा व्यवस्था रिलेवेंट नहीं है। इसको बदल देना चाहिए। जरूर आपको कुरान का बारे में शिक्षा होना चाहिए। सुबह कॉलेज में जाओ, शाम को जब घर आते हो अब बुजुर्ग से जरूर आपका धर्म का शिक्षा लो, उसमें हमारा कोई मना नहीं है। लेकिन शिक्षा यूनिवर्सल होना चाहिए। हमारा पूरा देश को, आप जिसका भी आप मजहब, जो भी आपका मजहब हो,
शिक्षा एक होना चाहिए। हिमंता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईटीवी नेटवर्क को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है कॉन्ट्रैक्ट ठेके में भी मुस्लिम आरक्षण देने की बात कर रही है। ये किस तरह की बात? नहीं, कांग्रेस ने तो इस बार खोला आम बोल रहा है, और मनमोहन सिंह का समय से ही जब एक पहले कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि हमें सच्चार आयोग बनाना है, सच्चार आयोग का रिकमेंडेशन आया। रिकमेंडेशन का बाद एनडीसी मीटिंग में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बोला कि हमारा देश का संपदों का ऊपर मुसलमान समाज का पहला अधिकार है। फिर उन्होंने बोलते गया कि आरक्षण और मुसलमान को जो प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये सरकार और हमारे प्राइवेट कंपनीज में भी मिलना चाहिए। दे हैव गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि हमारा बजट का कम से कम 15% शुड बी ईयरमार्क फॉर द माइनॉरिटीज, खास करके मुसलमान के लिए। ये यूपीए 2 का बातें है। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव का समय यूपीए 2 का जो एक चिंता थे, उसका बारे में जनता का सामने उजागर किया और जनता को एक चेतावनी दिया कि देखो, अगर हम कांग्रेस को वोट देने जाऊंगा तो यूपीए 2 में जो सोच था, 14 में मोदी जी आ गया तो लागू नहीं हुआ, अभी वो लोग आगे जाके लागू करेगा। तो मोदी जी ने समय पर प्रासंगिक बातें उठाया जो हकीकत है, और दीज आर बोर्न आउट ऑफ रिकॉर्ड्स। ये नहीं है कि मोदी जी ने कहीं से सुना बोल दिया, दीज आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। हिमंता जी, एक प्रधानमंत्री मोदी ने एक और जो आईटीवी नेटवर्क से इंटरव्यू में बातें कही, उसमें स्कॉच रिपोर्ट की उन्होंने जिक्र की कि इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। वो रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। क्या असम में भी प्रोजेक्ट द्वारा बड़ी नंबरों में रोजगार जो है पैदा हुआ है? जब देश का इकोनॉमी बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हैं, देश में तमाम हाईवे, रेलवेज एक्सपांशन होते हैं, उनका पीछे एक लेबर फोर्स का तो एक्सपांशन होता ही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ते ही है। जब देश में मोदी जी का 10 साल का सरकार में जितना विनियोग हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, एवरी इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। विनियोग और एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो निकालते हैं, वही स्कॉट्स रिपोर्ट ने उजागर किया। हमारे असम में 12 लाख शिक्षित अनएम्प्लॉयड यूथ है। हमने 1 लाख को रोजगार दिया सरकार में, 50,000 मैंने एडवर्टाइज किया, 1.5 लाख, 2 लाख लोगों के लिए हमारा सरकार ने स्कीम बना रहा है, और 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए 5 से ज्यादा लाख लोगों को मुद्रा लोन मिले हैं। तो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन असम इज ऑल टाइम हाई। आज हमारा स्टेट में सारे लोग जो स्कूल कॉलेज में पहले नहीं जाते थे, नाउ दे आर गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेजेस, बिकॉज लोगों को लग गया है कि नौकरी ट्रांसपेरेंटली ही मिलेगा, मेरिट में मिलेगा। मैंने 1 लाख नौकरी दिया, एक भी हाई कोर्ट केस नहीं हुआ। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट का मामले में मेरा लगता है असम एंड नॉर्थ ईस्ट इज डूइंग गुड, और नॉर्थ ईस्ट का तमाम बच्चाओं को मेनलैंड इंडिया में काफी नौकरी मिला है, खास करके इन हॉस्पिटलिटी सेक्टर। तो इसीलिए आप आज भारत का कोई भी 5 स्टार में जाइए, नॉर्थ ईस्ट का बच्चा को आपको जरूर मिलेगा उसमें। तो हमने एक डोमेन भी बना लिया कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर अभी नॉर्थ ईस्ट का बेटा बेटियों का हाथ में आ चुका है। तो तरक्की हुआ है। स्कॉट्स रिपोर्ट ने इसको क्वांटिफाई करने का कोशिश किया है। हिमंता जी, इन दिनों सुर्खियों में रहने वाले नेता बन गए हैं आप। एक बयान पर चर्चा रुकती नहीं कि आप कोई नया धमाका कर देते हैं।
अभी राम मंदिर के बनने का उत्साह कम भी नहीं हुआ था कि आपने कह दिया कि 400 पार का मिशन पूरा होगा तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद भी खत्म होगा, काशी में ज्ञानवापी का भी हल निकलेगा। क्या प्लान है आपका? देखिए, मेरा मानना है कि देश में हिंदू और मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट कम होना चाहिए। लेकिन आज मैं अगर मथुरा जाता हूं और जब मैं देखता हूं ये मेरा कृष्ण है, उनका जन्मभूमि में शाही ईदगाह बना हुआ है, मैं हर बार मथुरा जाऊंगा और मैं एंटी मुस्लिम बन के सलाऊंगा। आज मैं जाके एंटी मुस्लिम बनूंगा, फिर नहीं, मैं जो हकीकत है, जो रियलिटी है, फिर मेरा बेटा जाएगा, बेटा भी एंटी मुसलमान बनेगा, मेरा पोता जाएगा, पोता भी एंटी मुसलमान बनेगा। किस लिए? मेरे लिए कृष्ण भगवान है और कृष्ण मथुरा में जन्म लिया था, वो हमें पढ़ाया जाते हैं, हमें सिखाया जाते हैं। दीज आर सिविलाइजेशनल स्टोरी। फिर हमारा दिमाग में आते हैं, अरे कृष्ण तो पहला क्या है, औरंगजेब तो बाद का है, तो औरंगजेब ने मेरा मंदिर तोड़ के क्यों शाही ईदगाह बनाया? आई बिकम एजिटेटेड। लेकिन एक बार भारत का ये जो मुद्दे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद, शाही मस्जिद, शाही ईदगाह, ये जब खत्म हो जाएगा, भारत में भाईचारा का एक माहौल बनेगा। हमारा देश का कांग्रेसियों ने 75 साल में यह समस्या को समाधान कर लेना चाहिए था। आज आप देखिए, अयोध्या जाते हैं लोग, एंटी मुसलमान बन के नहीं आते हैं, लोग एक मुसलमान के लिए अच्छा फीलिंग्स लेके आते हैं कि यहां में मस्जिद था, राम मंदिर बना, कोई मुसलमान ने आपत्ति नहीं किया। आज जब आप अयोध्या जाते हैं, आप लौट के आते हैं विथ ए पॉजिटिव फीलिंग्स। लेकिन आप मथुरा और काशी जाते हैं, काशी में आप शिवलिंग में जाते हो, मेरा ज्योतिर्लिंग है, सामने ही आपका मस्जिद आते हैं, फिर लोग बोलते हैं देखो नंदी कहाँ कौन डायरेक्शन में बैठा हुआ है, नंदी इज सिटिंग एट द डायरेक्शन ऑफ ज्ञानवापी मस्जिद। तब लोगों को मालूम हो जाता है भाई स्ट्रक्चर तो मंदिर जैसा देखते, यहां क्यों मस्जिद है? देन एक जेनरेशन एंटी मुस्लिम बन जाते हैं। तो इसीलिए भारत में हिंदू मुसलमान भाईचारा के लिए हमें जैसे पीसफुली वी हैव रिजॉल्व बाबरी मस्जिद इशू, हमें मथुरा और काशी को भी रिजॉल्व कर लेना चाहिए और देश में भाईचारा उधर से ही बनेगा। भारत का मुसलमान को एडमिट कर लेना है कि औरंगजेब अकबर नहीं थे, औरंगजेब हैज डैमेज द सोसाइटी। कहीं ना कहीं हमें इसको जितना हो सकता है उसको एड्रेस करना चाहिए। हिमंता जी क्या मानते हैं कि 400 आता है तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी? देखिए, 400 आने का मतलब क्या है? भारत का लोगों ने मोदी जी को एक मैंडेट देगा, भाई आप आगे जाके ये करिए, पार्लियामेंट विल बी इन यूनिशन, पार्लियामेंट का आवाज एक होगा तो मुद्दा रिजॉल्व होने का रास्ता निकालेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज 400 मोदी जी को मिला है, कल जाके मथुरा में शाही ईदगाह का जगह में मंदिर बन जाएगा, वो नहीं है बात। एक माहौल बनेगा और 500 साल का बातें अब कल जाके करेक्ट नहीं होगा, लेकिन मोदी जी, हो सकता है मोदी जी का मैंडेट मिला, मुसलमान समाज का ही अपना भाषा चेंज हो जाएगा, हो सकता है कि कोर्ट ही सोचेगा कि जल्दी रिजॉल्व करो, हो सकता है कि पार्लियामेंट में ही कुछ कानून आएगा। क्या रास्ता होगा मैं नहीं जानता हूं, बट मैं ये जानता हूं कि दीज इश्यूज जो भारत को डिस्टर्ब करता है, एक भारतीय होने में तकलीफ हो जाते हैं, उस इश्यूज को हमें रिजॉल्व करना चाहिए और उसमें हमें मुसलमान समाज का भी कोऑपरेशन चाहिए। हमें झगड़ा नहीं करना है, मिल मिला के रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन कृष्ण का जन्मभूमि में शाही ईदगाह नहीं हो सकता है, ये गलत है। हिंदू समाज के लिए ये निगेटिव मैसेज जाते हैं, इसको आप करेक्ट करो। हिमंता जी, बीजेपी के चुनाव प्रचार की धार आप क्या मानते हैं? विकास योजनाएं, हिंदू मुसलमान वाले बयान और घमासान, क्या? देखिए, मोदी जी का 10 साल का शासन ही रहा कि भारत को विश्व गुरु बनाओ।
और हम भारत को विश्व गुरु बनाने का रास्ता में हम चल सका हूं। तो ये चुनाव का माहौल था, ये एक नेशनलिस्टिक एनवायरनमेंट में चुनाव हुआ कि अभी भारत का समय है। ये देश के लिए चुनाव था कि भारत को आगे करो, नाउ इट इज ए न्यू इंडिया। तो ये भारत का थीम में ये चुनाव हुआ। इलेक्शन हुआ सेंटर्ड अराउंड इंडिया। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई विकास उस कम्युनिटी में विकास हुआ है, वहां में विकास नहीं है, वो नहीं हुआ है। अगर भारत विश्व गुरु बने, भारत ग्लोबल जायंट बने, हमारा सबका विकास होगा। जैसे मोदी जी ने भारत मंडपम बनाया, यह चुनाव भारत का ऊपर लड़ा गया। अगर भारत आगे गया तो मेरा विकास भी हुआ, भारत आगे गया, देश में हिंदू मुसलमान मुद्दा भी रिजॉल्व हुआ। तो भारत वाज ऑन द सेंटर स्टेज। हिमंता जी, राहुल गांधी खटाखट वाला बयान दे रहे हैं, तेजस्वी टनाटन वाली धुन सुना रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि गाने की प्रैक्टिस शुरू कर तेजस्वी ने अच्छा किया है। आप क्यों चाहते हैं कि विपक्ष गवैया बन जाए? देखिए, विपक्ष का पास और क्या है? भारत में विपक्ष देखा है, जॉर्ज फर्नांडिस को देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है। भारत ने विपक्ष देख चुका है। क्या आज का विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी वाला विपक्ष है? क्या आज का विपक्ष मधु दनबटे, जॉर्ज फर्नांडिस वाला विपक्ष है? क्या आज का विपक्ष, आपका जो एक विपक्ष का मर्यादा संसद में डिबेट करो, सरकार को एक्सपोज करो, वो विपक्ष है? ये विपक्ष तो खटाखट धनाधन तनातन वाला विपक्ष है। उस विपक्ष को आप गवाया नहीं बना के और क्या बना सकते हो? पढ़ते नहीं है, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करता है कि जो बात को कोई पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स या कोर्ट में जिसको आप रेफरेंस हिसाब से आप पेश कर सकते हो। अब 10 साल में विपक्ष से एक अच्छा स्पीच मुझको आप दिखवाइए कि दिस वाज ए मास्टरपीस। लेकिन मैं आपको वाजपेयी जी का मास्टरपीस दिखा सकता हूं, मैं आपको जॉर्ज फर्नांडिस का मास्टरपीस दिखा सकता हूं, मैं आपको मधु दनबटे जी का मास्टरपीस दिखा सकता हूं। क्या मास्टरपीस है आप दिखाइए कि मैं अगर कल पार्लियामेंट का लाइब्रेरी जाके ढूंढूं कि भाई एक विपक्ष से अच्छा स्पीच हुआ था, वो दे दो। काफी रेफरेंसेस था, काफी कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर डिलीबरेशन था, इकोनॉमिक पॉलिसी का ऊपर डिलीबरेशन था, या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का ऊपर डिलीबरेशन था, या इंडिया चाइना रिलेशनशिप का ऊपर ही कोई डिलीबरेशन था। कौन सा स्पीच का बारे में आप बात करते हो? आप बोलिए, कौन सा स्पीच आपका मन मस्तक से है, मन मस्तक में है? हिमंता बिश्व शर्मा की चुनावी रैलियों में डिमांड काफी बढ़ गई है। आपने अपना एक स्टाइल बना लिया है। क्या बीजेपी को आपके इन तेवरों का फायदा होगा? देखिए, मेरा वाणी को मैं जो समझता हूं, पार्टी का बारे में, देश का बारे में, मोदी जी का बारे में, मेरा जितना लिमिटेड नॉलेज है उसी को ही मैं लोगों का सामने बोलने का कोशिश करता हूं। मैं मेरा बात को कभी नहीं बोलता हूं। मैं मेरा पार्टी का बात, मेरा आइडियोलॉजी का बात और जो मोदी जी का मैसेज है वही ले जाने का कोशिश करता हूं। चुनाव हम जीतते हो तो मानूंगा कि कहीं ना कहीं हमारा बात में लोगों में असर हुआ, अभी परिणाम ही बताएगा। अच्छा, आरक्षण को लेकर क्या है बीजेपी की रणनीति? विपक्ष कर रहा है 400 पार का आंकड़ा पार करते ही बीजेपी देश में आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी। क्या विपक्ष का यह डर है या ड्रामा है? क्या मानते हैं? देश में आरक्षण खत्म करने वाला बात कहां से आया? मोदी जी ने ही ओबीसी कमीशन बनाया, मोदी जी ने ही स्टेट्स को ओबीसी लिस्ट एक्सपांड करने का अधिकार दिया। और हमारे जो मेन वोट्स है, जो बीजेपी को आगे करता है, वो भी एसटी एससी ओबीसी ही है। सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री एसटी एससी ओबीसी से है,
देश का प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है, तब हमारा क्या तकलीफ है रिजर्वेशन में? हाँ, हमारा तकलीफ है कि आप मुसलमान को रिजर्वेशन मत दीजिए ओबीसी का नाम में। किस लिए? हमारा रिजर्वेशन धर्म का ऊपर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम संविधान को बदलना नहीं चाहता हूं, हम संविधान को स्ट्रेंथन करना चाहता हूं। मोदी जी ने जब पहला बार प्रधानमंत्री बना, आपको मालूम होगा, संसद को नतमस्तक प्रणाम करते हुए ही वो संसद में प्रवेश किया। इंदिरा गांधी ने नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया, मनमोहन सिंह ने नहीं किया। उससे ज्यादा देश का पार्लियामेंट और देश का संविधान का ऊपर निष्ठा प्रदर्शन करने वाला प्रधानमंत्री का नाम आप ही बता दो मुझको। अच्छा हेमंता जी, जो हिंदुस्तान के चुनाव में जो चल रहा है चुनाव, उसमें पाकिस्तान की चर्चा भी खूब हो रही है। पीओके इस बार एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आप भी इसको लगातार उठा रहे हैं। तो क्या मोदी की पीओके के शामिल करने वाली गारंटी तीसरे कार्यकाल में सच में बदल जाएगी? देखिए, पीओके का इशू भारत का चुनाव में आया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी तक कश्मीर भारत का चुनाव का मुद्दा बना था, लेकिन मोदी जी ने वो बैरियर को क्रॉस कर दिया। अभी कश्मीर चुनाव का मुद्दा नहीं है, मतलब कश्मीर हैज बीन मेन स्ट्रीम। हम एक कदम अभी आगे जा रहा हूं कि देखो, मेरा कश्मीर तो मेरा पास है ही, पाकिस्तान में जो मेरा कश्मीर है उसको भी लाने का बात करना मैंने शुरू कर दिया हूं। सो दिस इज ए बिग पॉजिटिव स्टेप। इससे कश्मीर ठंडा हो गया पूरे। अभी कोई बात नहीं कर रहे भाई कश्मीर में आजादी का बात करो, महबूबा मुफ्ती का बात करो, फारूक अब्दुल्ला का बात करो। हम जब पीओके का बात शुरू किया कि पीओके को भी हम भारत में लाऊंगा, आजादी वाला लोग तो ठंडा हो गया। तो ये मोदी फॉर्मूला है। कश्मीर में धमाधम पोलिंग परसेंटेज बढ़ने लगा। 370 का ऊपर निगेटिव होने का बात था, पॉजिटिव हो गया। बाय रेजिंग पीओके, मोदी हैज स्टेबलाइज कश्मीर। ये मोदी का सोच है। फिर आगे जाके पीओके में क्या होगा, लेट अस वेट एंड वॉच। हेमंता जी, आप ये कह रहे हैं कि 5 चरणों में बीजेपी का जीत का टारगेट पूरा हो गया। बाकी दो जो अब एक चरण बचा हुआ है, जो 1 जून को है, बाकी जो एक चरण में लीड आगे बढ़ाने का आप कितना काम करेंगे? क्रिकेट की भाषा में कहें तो आप विपक्ष को बार बार फॉलो ऑन खिलाने वाली स्थिति में क्यों रखना चाहते हैं आप? फिफ्थ, मेरा जो अपना एज ए पॉलिटिशियन, मेरा जो अपना असेसमेंट है, 272 हम 5th चरण में अचीव कर लिया। नॉट एज ए बीजेपी, एज ए एनडीए। अभी हमें 60 तक जाना है। 6th और 7th फेज हमारे लिए क्रूशियल है। 6th फेज तो हो गया, 7th बचा हो गया। 6th फेज का इंडिकेशन आ रहा है, 7th फेज इज क्रूशियल। इसलिए मेरा लगता है कि ये चुनाव हमें 60 तक बात करने का मौका देगा। 10 कम भी हो सकता है, 10 ज्यादा भी हो सकता है, बट रेफरेंस पॉइंट विल बी 400। 10 आगे 10 पीछे। 10 पीछे अब बात करेगा तो भाई, हाँ, 400 मोदी बोले थे, 20 कम हुआ। या तो आप बोलेगा अरे मोदी 400 बोला था, 10 ज्यादा हो गया। मतलब जो टीवी स्टूडियो में जो डिबेट होगा, ये 400 का ऊपर होगा। तो हेमंता जी, बहुत बहुत धन्यवाद ITV नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। नमस्कार।